नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश उत्तराखंड के समाचारों का। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की पहली खबर के साथ। हरिद्वार में अंगदान को लेकर देशव्यापी अभियान की शुरुआत हो गई है। शांतिकुंज गायत्री परिवार ने 26 राज्यों में, आपको बता दें, यहां अंगदान संकल्प अभियान चलाने का ऐलान किया है। अभियान की शुरुआत केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुई, जहां हजारों लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित यहाँ अंगदान संकल्प अभियान के साथ देश भर में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की नई पहल शुरू की गई है। शांतिकुंज गायत्री परिवार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को देश के 26 राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों ने एक साथ अंगदान का संकल्प लिया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अंगदान मानव सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। इसमें उन मरीजों को नया जीवन मिल सकता है जो महत्वपूर्ण अंगों की कमी के कारण जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि अंगदान केवल वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने विश्वास जताया है कि गायत्री परिवार द्वारा शुरू किया गया ये अभियान पूरे देश में जन जागरूकता का बड़ा आंदोलन बनेगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि देहदान और अंगदान से प्राप्त अंगों और शरीर का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ मानवता की सेवा में उपयोग करेगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री के बताया है कि केंद्र सरकार भी अंगदान को लगातार बढ़ावा दे रही है। सरकार ने अंगदान कार्यक्रम की पूरी फंडिंग अपने जिम्मे ले ली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत किडनी, हृदय और फेफड़ों के प्रत्यारोपण जैसी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके अनुसार देश में हर साल 20,000 से अधिक अंगदान हो रहे हैं, जबकि अंगदान का संकल्प लेने वाले लोगों की संख्या 5 लाख से अधिक हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय संस्कृति में त्याग और इसी के साथ आपको बता दें कि परोपकार की परंपरा का उल्लेख करते हुए महर्षि दगीची और इसी के साथ राजा शिवी का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि समाज और मानवता की सेवा भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में उत्तराखंड का पहला किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बोन बैंक की भी स्थापना की गई है ताकि गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सके। कार्यक्रम में गायत्री परिवार के नशामुक्त अभियान की भी सराहना की गई है। जेपी नड्डा ने कहा है कि समाज को स्वस्थ और जागरूक बनाने के लिए ऐसे सामाजिक अभियान की जागरूकता और ज़रूरत बहुत होती है। उनका विश्वास है कि अंगदान और देहदान के प्रति बढ़ती जागरूकता और जन जागरूकता आने वाले समय में हजारों लोगों के लिए नई जिंदगी का कारण बनेगी और ये अभियान पूरे देश में एक जन जागरूकता और जन आंदोलन का रूप लेगा। तो किस तरीके से आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ने यहाँ पे संकल्प अंगदान का दोहराया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां वो अभी से लगातार तेज हो गई हैं। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस 10 साल बाद सरकार बनाने के मिशन में जुटी हुई है। दोनों दलों की रणनीति साफ है, बूथ जिताओ चुनाव जिताओ। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अपने कुछ महीनों दूरी पर हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां यहां पे तेज कर दी हैं। दोनों ही दल संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक अपनी पकड़ बनाने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। सत्ता में मौजूद बीजेपी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक लगाने का है। इसी उद्देश्य से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहा है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन किया है। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटाने के निर्देश दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन है। उनके मुताबिक पिछले 1 महीने से प्रदेश भर में बूथ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अभियान चलाया जा रहा है। उसके लिए प्रत्येक बूथ पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जबकि शक्ति केंद्रों की बैठकें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा और जिला स्तर पर कोर कमेटियों का गठन किया गया है, जो चुनावी कार्यक्रम को जमीन तक उतारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीजेपी आने वाले महीनों में युवा संवाद, महिला सम्मेलन, पूर्व सैनिक सम्मेलन और ओबीसी सम्मेलन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। पार्टी का दावा है कि समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाकर वो एक बार फिर जनता का भरोसा वो जीतने में सफल होगी। वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। हाल ही में पार्टी के प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने उत्तराखंड का दौरा कर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक की। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने पर जोर दिया है।
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पार्टी पिछले 5 वर्षों से लगातार संगठन विस्तार पर काम कर रही है। प्रदेश के सभी ब्लॉक संगठनात्मक जिलों में पुनर्गठन किया जा रहा है। अब बूथ या यूं कहें कि बूथ कमेटियों के गठन और बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति का काम जो है वो तेजी से आगे चल रहा है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश को जो है 4 जोन में बांटकर वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। इन जोन्स में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और राज्य सरकार की नीतियों को जनता के बीच प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। फिलहाल दोनों प्रमुख दलों की रणनीति का केंद्र जो है वो बूथ प्रबंधन और संगठन को मजबूत करना है। बीजेपी विकास और संगठन के दम पर जो है हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल और इसी के साथ मजबूत संगठन के सहारे वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में उत्तराखंड का 2027 विधानसभा चुनाव बेहद रोचक और कांटे की मुकाबला साबित हो सकता है। तो 27 में चुनाव है। 2027 के चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और प्रमुख केंद्र जो है वो दरअसल बूथ प्रबंधन रहने वाला है। हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ भी है और आपको बता दें कि अर्धकुंभ के पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में गुटबाजी जो है वो खुलकर अब सामने निकलकर आने लगी है। 8 अखाड़ों के एक गुट ने नई कार्यकारिणी का गठन कर बहुमत होने का दावा यहां पे पेश किया है। इस घटनाक्रम ने धार्मिक और संत समाज की राजनीति को जो है नई चर्चाओं में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि 2027 में होने वाले हरिद्वार अर्धकुंभ से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मतभेद और गुटबाजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। हरिद्वार के कनखल स्थित श्री पंचायती शंभू अटल अखाड़े में आयोजित बैठक में 8 अखाड़ों के एक गुट ने एक नई कार्यकारिणी की घोषणा जो है वो की है और घोषणा करते हुए परिषद में बहुमत होने का दावा किया है। बैठक में आपको बता दें कि महानिर्माण अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, अटल अखाड़ा और बड़ा अखाड़ा, नया अखाड़ा और इसी के साथ 3 बैरागी अखाड़े जिसमें दिगंबर, निर्माणी और निमोरही के संत और महंत जो हैं वो शामिल हैं। बैठक के बाद नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नामों की जो है घोषणा की गई। नए कार्यकारिणी में आपको बता दें कि महाविनारणी अखाड़े के सचिव श्रीमंत रविंद्रपुरी महाराज को अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। निर्मोही अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास को जो है महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बड़ा अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और अन्य अखाड़ों के संतों को जो है उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, संरक्षक और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने दावा किया है कि देश के 13 अखाड़ों में से 8 अखाड़े उनके साथ हैं, इसलिए आपको बता दें कि परिषद ने उनका बहुमत जो है वो साबित किया है। उन्होंने कहा है कि बहुमत के आधार पर नई कार्यकारिणी का गठन जो है वो किया गया है और आगामी कुंभ मेले समेत राष्ट्रहित से जुड़े सभी कार्यों में ये जो परिषद है वो सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि 2 दिन बाद प्रशासन के साथ बैठक होगी, जिसमें कुंभ मेले की तैयारियां सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। वहीं नवनिर्वाचित मीडिया संयोजक करौली शंकर महाराज ने भी कहा है कि 8 अखाड़ों के समर्थन से जो है नई कार्यकारिणी जो है वो बनी जाएगी। उनका कहना है कि देश में जहां जहां कुंभ मेले आयोजित होंगे वहां सरकार के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले अखाड़ा परिषद की एक अलग कार्यकारिणी जो है वो पहले ही गठित की जा चुकी है। उस कार्यकारिणी में आपको बता दें श्रीमंत रविंद्रपुरी महाराज को अध्यक्ष और जूना अखाड़ा के श्रीमहंत हरिगिरी महाराज को महामंत्री बनाया गया है। वो भी गुट आपको बता दें कि लगातार अपने पास बहुमत होने का दावा पेश कर रहा है। ऐसे में अब एक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में 2 अलग अलग गुट जो हैं वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्ष खुद को वैध और बहुमत वाला बता रहे हैं। 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले से पहले ये विवाद धार्मिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि प्रशासन और संत समाज जो है आखिरकार इस पूरे विवाद को किस तरीके से सुलझाता है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अर्धकुंभ की तैयारियों में अखाड़ा परिषद की ओर से किस कार्यकारिणी की जो है आधिकारिक मान्यता मिलते हुए दिखाई देती है। तो किस तरीके से अर्धकुंभ से पहले जो है अखाड़ा परिषद में गुटबाजी की खबरें साफ हो गई हैं। 8 अखाड़ों में बहुमत का दावा यहाँ पेश किया है। नई कार्यकारिणी गठन से अब जो संतों की सियासत है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अखाड़ा परिषद में आपको बता दें अब आमने सामने जो है गुटबाजी सीधे तौर पर दिखते हुए दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बता दें राजधानी देहरादून की पहचान रही रिस्पना नदी को फिर से जो है जीवंत बनाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। वर्षों से प्रदूषण और अतिक्रमण की मार झेल रही इस नदी के पुनर्जीवन के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब 15 किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे होगा और पूरे अभियान की निगरानी के लिए जो है विशेष टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है। देहरादून जिला प्रशासन ने रिस्पना नदी को दोबारा जीवित करने की दिशा में ये नई पहल शुरू की है। कभी शहर की जीवन रेखा मानी जाने वाली ये नदी आज प्रदूषण, अतिक्रमण और
अनियोजित शहरी विकास के कारण जो है अपनी अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण और सौंदर्यकरण के लिए जो है सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के जो है यहाँ दिशा निर्देश दे दिए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि रिस्पना का पुनर्जीवन या पुनर्वास केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक पर्यावरण संरक्षण का बड़ा अभियान भी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से ही इस मिशन को जो है सफल बनाया जा सकता है। बैठक में नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि रिस्पना नदी के लगभग 15 किलोमीटर लंबे सर्वे और क्षेत्र का जो है विस्तार सर्वे किया जाए, ड्रोन सर्वे, और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है स्ट्रेच वर्क सर्वे जो है वो भी किया जाए और उसके माध्यम से नदी में गिरने वाली सभी नालों, कूड़ा, डंपिंग स्थल और प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान की जाएगी। इसके बाद हर दिन चिन्हित स्थलों के अलग अलग जो है कार्य योजना तैयार कर 7 दिन के भीतर प्रशासन को जो है रिपोर्ट यहाँ पे सौंपी जाएगी। रिस्पना पुनर्जीवन अभियान में कई विभागों की भूमिका होने के कारण ये बेहद समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जो है विशेष टास्क फोर्स भी गठित करने का फैसला लिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह को इस टास्क फोर्स के गठन की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसमें नगर निगम, सिंचाई विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां जो हैं वो शामिल हैं। ये टीम पूरे अभियान की निगरानी करेगी और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाए रखेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि नदी में कूड़ा फेंकने की समस्या केवल सरकारी कार्रवाई से खत्म नहीं होगी, इसके लिए लोगों में जन जागरूकता बढ़ाना और ये सब भी बहुत ज़रूरी है। प्रशासन स्थानीय निगरानी और इसी के साथ नागरिकों, स्वयंसेवक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को जो है इस अभियान से जोड़कर व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगा। प्रशासन की योजना केवल नदी की सफाई तक सीमित नहीं है। सिंचाई विभाग को नदी किनारे घाट निर्माण और सौंदर्यकरण की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं वन विभाग नदी तट पर जो है बड़े पैमाने पर पौधारोपण और हरित पट्टी विकसित जो है वो करेगा ताकि पर्यावरण संतुलन जो है वो मजबूत हो सके। लोक निर्माण विभाग को भी यहाँ एलिवेटेड रोड परियोजना के तहत नदी क्षेत्र में जो है बनने वाले ढांचों का तकनीक प्लान तैयार करने को जो है कहा गया है, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच जो है एक संतुलित तालमेल जो है देखने को मिल सकता है। दोनों के बीच संतुलन जो है वो बनाया जा सकता है। प्रशासन इस अभियान को 2 चरणों में लागू करेगा। पहले चरण में नदी की सफाई, कूड़ा हटाना, प्रदूषण रोकना और जागरूकता अभियान चलाना जाएगा, जबकि दूसरे चरण में घाट निर्माण, हरित विकास, सौंदर्यकरण और स्थायी संरक्षण व्यवस्था जो है वो विकसित की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य रिस्पना नदी को फिर से स्वच्छ, सुरक्षित और जीवंत बनाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए देहरादून की इस प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित जो है वो किया जा सके। अब किस तरीके से आपको बता दें कि रिस्पना नदी जो कभी जान हुआ करती थी देहरादून की, गंदी है, उसमें आखिरकार प्रशासन अब सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है और 15 किलोमीटर क्षेत्र में जो है यहाँ उसका विस्तृत सर्वे किया जाएगा। डीएम ने यहाँ विशेष टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं प्रशासन द्वारा कि आखिरकार देहरादून के डीएम ने इस पूरी कार्य योजना को लेकर क्या बातें कही हैं। रिस्पना रिवर को लेकर हम लोगों ने जो रिजुविनेशन का एक एफर्ट कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, जिसमें मॉनसून से पहले नगर निगम और हमारे एफर्ट्स में कुछ जगह से क्लीनिंग की गई थी। इसी क्रम में आज हमारी एक फॉर्मल मीटिंग हुई और अगले 20 दिन के बाद भी हम एक और बैठक करने वाले हैं। इस संबंध में मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी कि शॉर्ट टर्म में हम किन एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैसे कवर किए जाएंगे। फर्दर जो निचले इलाके हैं, क्योंकि पूरी 22 किलोमीटर की रिवर में इनिशियल 8 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें डेंस फॉरेस्ट और अलग किस्म के प्लान की ज़रूरत होगी और नीचे वाले एरिया में गार्बेज पॉइंट जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा या कचरा जमा है उन्हें कैसे साफ़ किया जाना है। नाले या इस तरीके के अनट्रीटेड वाटर अगर कहीं गिर रहा है उसमें तो उसे किस तरीके से एड्रेस किया जाना है। इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, जिसमें नगर निगम के लोग बाग भी थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी हमें कोऑपरेट कर रहा है। तो एक कंबाइंड एफर्ट होगा और इसके लिए सीडीओ साहब को मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि एक टास्क फोर्स भी बनाई जाए और डिलीवरेबल्स को अच्छे से प्लान किया जाए। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। आप बने रहे सिर्फ TV7 भारत पर।